हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। इससे पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में खोजना है, मिल जाएगा। सारे मतलब कि सेट में जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं, जो कि अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा, सीडीपीओ और भी अदर एग्जामिनेशन जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है, एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये वीडियो आपके मेन से, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो आप जीके जीएस को बूस्ट कर सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी माय एग्जाम हब का पेज है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो है रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में जो है क्या इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो उससे हमको जो है मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने की हमको प्रेरणा मिलती है उससे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप देख ही रहे होंगे, आप चैनल पे विजिट कीजिए, रेगुलर जो है कुछ ना कोई वीडियो जो है हर रोज़ चढ़ रहा है, जिससे कि आपका जो है तैयारी वो बेहतर होते चले जाएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। जिस भी सेक्शन में हो आप, मतलब कि वीडियो जो है रेगुलर चढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस सेट में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी दरोगा का तैयारी करते हैं, चाहे और भी किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं। तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा किया गया, ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खान शेरवानी, अमीर खुसरो। तो तुगलकनामा की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तुगलकनामा की रचना जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। और इसमें जो है तुगलक वंश से संबंधित जो है घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसके, तुगलक वंश के संबंधित से, तुगलक वंश के संबंधित जितना भी घटनाएं हैं उसका वर्णन किया गया है इसमें, किसमें, तुगलकनामा में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता था, ये बताना है आपको। तो ये कहा जाता था किसको, इल्तुतमिश को। याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में हर बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये भी एक गुलाम था। ओके, तो इस गुलाम का ये गुलाम था, तो इसलिए इसको बोला जाता है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो है किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ये भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो याद रखना ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी। दारुल सफ़ा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, दारुल सफ़ा, तो ये किया गया था किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और ये जो है इसका राजकीय अस्पताल था। क्या था ये, दारुल सफ़ा जो था ये राजकीय अस्पताल था। क्या था, राजकीय अस्पताल था। इस बात का आपको ध्यान रख सकते हैं आप, ये भी बात। ओके राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, ये बताना है आपको। फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक जो वह किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी, तो ये की थी किसके, देवराय द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार देवराय प्रथम में, द्वितीय में, चाहे कृष्णदेव राय में। तो लेकिन आपको आंसर याद रखना है, देवराय द्वितीय जो है इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा। ओके, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था ये फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, विजयनगर की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी।
शिवाजी के द्वारा जो है किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्रपति जो है कितने ईस्वी में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति जो एक तरह का उपाधि धारण किया गया था शिवाजी के द्वारा, तो ये 1674 ईस्वी में धारण किया गया था। कब? 1674 ईस्वी। डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। और इस राज्याभिषेक की प्रक्रिया जो है कराने के लिए काशी से बहुत सारे पंडित जो है बुलाए गए थे। काशी के पंडित आके जो है पंडित गंगाधर द्वारा जो है संपन्न किया गया था। और भी बहुत सारे पंडित थे, लेकिन पंडित गंगाधर जो ये इम्पोर्टेंट थे। इस जो है अभिषेक को जो है इस सेरेमनी को जो है समाप्त किया था। कब? 1674 ईस्वी में ये उपाधि दिलाया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो ये बनाया गया किसके द्वारा? ये बनाया गया नीना डी कुना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीना डी कुना के द्वारा जो है पुर्तगाली गवर्नर जो था, वो पुर्तगाली गवर्नर कोचीन की जगह पे गोवा को पुर्तगाल का राजधानी बनाया, नीना डी कुना। ओके। अब ये कितने ईस्वी में? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में। ओके। और पुर्तगालियों जो थे उस पर जो गोवा पे जो है 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, 1510 ईस्वी में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है पेरिस की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों और मतलब कि फ्रांसीसियों के बीच जो है पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1763 ईस्वी में। कब हुई थी? 1763 ईस्वी में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है पेरिस की संधि हुई थी। और इस संधि के द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है अंत हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। ओके, ध्यान रखना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ था, पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। याद रखना आपको, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब की गई थी? ये 1839 ईस्वी। डेट याद रखना आपको, 1839 ईस्वी। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1839 ईस्वी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात का आपको ध्यान रख सकते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य जो है पूना समझौता कब हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य जो है पूना समझौता ये सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था जो है पूना समझौता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 1932। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? किस बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आप याद रख सकते हैं, राजगीर में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तृतीय कहाँ पे हुआ था? ये तृतीय कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। ओके। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो है इस टाइम जो है कौन थे? इसका अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पहले में इस टाइम में राजा कौन थे? तो ये अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो इस टाइम राजा थे। दूसरे में कौन थे? काला अशोक थे। कौन थे? काला अशोक थे दूसरे बौद्ध संगति के राजा उस टाइम। और पाटलिपुत्र के कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। और कश्मीर में कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क। इस बात का आपको ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट कर लेने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था?
जैन धर्म के जो है तीसरे तीर्थंकर हैं उसके प्रतीक चिन्ह क्या है। तीसरे तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये था घोड़ा। घोड़ा जो था वह तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था। और पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। कौन थे, ऋषभनाथ जो है ये आपको ध्यान रखना, ऋषभनाथ जो है ये पहले नंबर के तीर्थंकर थे। और इसके प्रतीक चिन्ह क्या थे, तो ये थे बैल, जिसको बुल बोलते हैं। और दूसरे कौन थे, दूसरा था अजीतनाथ। कौन था, अजीतनाथ जो है ये दूसरे तीर्थंकर थे। और इसके जो है कौन थे, प्रतीक चिन्ह क्या थे, हाथी थे। क्या थे, हाथी। और तीसरा कौन था, तीसरा जिस इस क्वेश्चन में पूछा गया तीसरे तीर्थंकर, तो तीसरा था संभवनाथ। कौन था, एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया है। तो संभवनाथ, संभवनाथ का क्या ये है, घोड़ा। याद रखना आपको, घोड़ा जो है ये संभवनाथ का जो है क्या है, प्रतीक चिन्ह है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म में टोटल जो है ये 24 तीर्थंकर हुए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। और सबसे अंतिम जो तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर। महावीर जो है ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है, ऋषभदेव को, जो कि पहले तीर्थंकर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतने सारे फैक्ट थे इस क्वेश्चन से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गए होंगे, आप नोट कर लिए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म का निंदा करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और अथर्ववेद में जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसमें रोग निवारण का जो है मंत्र किया विचार किया गया है। रोग निवारण का क्या कहते हैं, विवरण किया गया है। तंत्र मंत्र हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, जादू टोना हो गया, जादू टोना हो गया, ये सब बातें जो है इत्यादि का वर्णन जो है कहाँ पे मिलता है, ये अथर्ववेद में मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वेद में जो है सभा और समिति की प्रजापति की सभा और समिति को जो है, सभा और समिति को जो है इस वेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति का 2 बेटियां कहा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले उन आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है। सबसे पहले जो है भारत में होने वाले यहाँ पे हो जाएगा अब हून का आक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हून। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून की आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो ये मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इस स्तंभ का लेख का संबंध किससे है, स्कंद गुप्त से। किससे है, स्कंद गुप्त से जो है इस जो है अभिलेख का जो है संबंध है। इस बात का आपको ध्यान रखना। हून आक्रमण का जो है जानकारी किससे मिलता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, तो ये अमाजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमाजू कहा जाता था, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। और वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता था, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो ये हो जाएगा बुध। बुध का जो है उसका विशिष्ट गुण जो है एक चुंबकीय क्षेत्र का होना। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध ही है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, जिसका कोई उपग्रह भी नहीं है, इसका कोई जो है उपग्रह नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोलाई ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्ट्रोम्बोलाई ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इस ज्वालामुखी से जो है हमेशा गैस निकलते रहता है और लाइट होते रहता है, लाइट निकलते रहता है, तो इसलिए जो है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बोलाई ज्वालामुखी को। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, माउंट एटना जो है ये कहाँ पे, इटली में है। कहाँ पे है, माउंट एटना जो है ये इटली में है। ओके, और फिजियामा जो है ये कहाँ है, जापान में। ध्यान रखना आपको, ये कहाँ है, जापान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है, मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। इनमें से किसका जो है बाउंड्री जो है वो समुद्र से लगता है, ऐसा कहना है इस क्वेश्चन का। मतलब लैंडलॉक्ड नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, स्थलरुद्ध नहीं है। बाकी लाओस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये तीनों जो हैं
लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। और लाओस का क्या है? वियंतियान है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इन तीनों की राजधानियों के, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो समुद्र तट से लगता है और इसका राजधानी थाईलैंड का बैंकॉक है। और करेंसी क्या है? बाहत है। क्या है? थाई बाहत है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? असवान बांध जो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी पर स्थित है असवान बांध। और असवान बांध जो है ये नील नदी पर, और नील नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल होता है। और विश्व का जो है सबसे लंबी नदी है। और अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन जो है वह विश्व की सबसे जो है चौड़ी नदी है, इस बात का आपको ध्यान रखना। सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन। और सबसे लंबी नदी कौन है? और नील नदी। और इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। असवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदान की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखना आपको क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित है। और बाबा बुदान की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी जो है, ब्रह्मगिरी और बाबा बुदान, ब्रह्मगिरी और बाबा बुदान की पहाड़ी दोनों जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जो है 1, 2, 3 मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कृष्णा की सहायक नदी में और आप लिख सकते हैं, ये तो है ये मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, पंचगंगा ये भी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और घाट प्रवाह, घाट प्रवाह जो है ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। इस मानसून का विस्तार जो है जून से लेके सितंबर के माह तक रहता है। जून से लेके सितंबर के माह तक रहता है इस मानसून का विस्तार। कौन? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके कारण जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। लगभग भारत में 74% वर्षा जो है इसी मानसून के कारण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ जो है कितने भारतीय राज्य जो है साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5। 5 देश मतलब राज्य से जो है बांग्लादेश बॉर्डर साझा करता है। सबसे पहले कौन? सबसे पहले आप असम नोट कर सकते हैं, असम से बॉर्डर साझा करता है, असम से। उसके बाद आप कर सकते हैं मिजोरम से, मिजोरम से। उसके बाद मेघालय से, मेघालय से। उसके बाद पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से। किससे? पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से, और त्रिपुरा से। ये 5 राज्य से जो है पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और सबसे भारत का जो है सबसे लंबा बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल से ही लगता है, 4096 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 4096 किलोमीटर, जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया है सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ लगता है भारत का? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1914 ईस्वी में। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। ये बात सीधे सीधे आपको याद रखना है, लेकिन चीन जो है इसको मानता नहीं है। ओके, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ये पीसी माओनोलोविस की अध्यक्षता में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसी माओनोलोविस की अध्यक्षता में किया गया था। कब? 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में पीसी माओनोलोविस के अध्यक्षता में किया गया था। और दूसरे जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान को जो है पीसी माओनोलोविस प्लान भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान को, सेकेंड 5 ईयर प्लान को जो है पीसी माओनोलोविस प्लान भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके उपलक्ष्य में जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? किस विषय को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या को जो है
सम्मिलित नहीं किया जाता मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी शिक्षा हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, ये जो है सम्मिलित किए जाते हैं इसके मानव विकास सूचकांक जो है कि यूएनडीपी के द्वारा दर्ज यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में जो है जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता। बाकी ये तीन है, जीव शिक्षा, प्रति व्यक्ति या जीवन प्रत्याशा के आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे जीके जीएस सेट नंबर 7 के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अपकमिंग जितने एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है इससे जो है हमको मोटिवेशन मिल सके। ओके, आप जितना शेयर करते हैं, आप जितना सब्सक्राइब करते हैं उससे जो हमको मोटिवेशन बहुत मिलता है और जो है वीडियो बनाने की ज़्यादा इच्छा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और आपके बिना जो ये संभव नहीं है चैनल को ग्रो करना। आप सपोर्ट कीजिए हमें तो हम भी जो है आपका भरपूर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपके बिना जो है ये संभव नहीं है। अब ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कहिए सब्सक्राइब करने चैनल पे। जो भी दोस्त लोग वीडियो देख लेते हैं पूरा और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते हैं उस दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।